स्टूडेंट्स नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं। इसका एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है इलेक्ट्रिक करंट का। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से जाकर उस वीडियो को आप वॉच कीजिए। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनुगमन वेग के बारे में। अनुगमन वेग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं इसको। अपवाह वेग, अपवाह वेग, ठीक है। देखिए अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, इसका क्या फॉर्मूला है, ये टॉपिक्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करना मतलब धीरे धीरे चलना, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा टॉपिक है, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। और हाँ, रिक्वेस्ट है वीडियो को ऑनलाइन देखना, डाउनलोड करके मत देखना। बस अगर डाउनलोड करके देखोगे ना तो डाउनलोडिंग सिस्टम में बंद कर दूंगा सारे वीडियोस के, ठीक है ना। फिर कोई भी वीडियोस डाउनलोड नहीं कर पाओगे, बता रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए अनुगमन वेग तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं। मतलब अपवाह वेग या अनुगमन वेग जो है ये मैकेनिज्म बताता है इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है उसके बारे में बताता है, ठीक है ना। जैसे एक हमारे पास चालक तार है, इस चालक तार के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड होते हैं जो नाभिक के कोश के अंदर बंधे हुए होते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मुक्त होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी होती है, इसके पास एक ऊष्मीय वेग होता है, ऊष्मीय वेग। और ये ऊष्मीय वेग लगभग होता है 10⁵ मीटर पर सेकंड से 10⁶ मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत ज्यादा हाई स्पीड की एक वेलोसिटी होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन के पास। जब इस तार के सिरों के बीच में जब हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो इसके विदाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली क्या करते हैं, मूव करते हैं। कोई इस दिशा में जाएगा, कोई इस दिशा में जाता है, कोई इस दिशा में जाता है, कोई इस दिशा में मूव करता है, कोई इस दिशा में मूव करेगा, कोई इस दिशा में मूव करता है। तो इस तरीके से रैंडमली क्या करते हैं, ये अलग अलग दिशाओं में गति करते रहते हैं। जैसे एक सिलेंडर के अंदर अगर गैस को भर देते हैं तो गैस के अणु जैसे रैंडमली जिगजैग पाथ में इधर उधर मूव करते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। सेम बिहेवियर यहाँ पे इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का भी होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पार्टिकल से जाके टकराते हैं, फिर अपनी दिशा को चेंज कर लेते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ये हुड़दंग मचाते रहते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा इसका अंदर हुड़दंग होता है। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टक्कर्स भी होते रहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन मुक्त तो करते हैं, गति तो करते हैं, लेकिन इसके अंदर धारा उत्पन्न नहीं होता है। जब तक हम बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक धारा इसमें उत्पन्न नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो गति कर रहे हैं, चार्ज गति कर रहे हैं, चार्ज गति की अवस्था में, लेकिन वो चार्ज जो है धारा उत्पन्न नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि अगर हम यहाँ पे कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेते हैं तार के अंदर यहाँ पे, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट दिशा में भी आ जाते हैं। मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करके जा रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में भी आता है, जिससे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से पार करने वाला जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो तार के किसी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से LHS से RHS की तरफ, ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। तो यहाँ पे मान लेते यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से LHS से RHS की तरफ अगर मान लेते 5 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है ना, तो LHS से RHS की तरफ भी कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है ना। जिसके कारण जितना आवेश LHS से RHS जाता है उतना ही आवेश RHS से LHS की तरफ जितना आवेश जाता है उतना ही आवेश LHS से
RHS की तरफ भी जाता है, जिसके कारण किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश प्रवाह की जो दर होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। मतलब dq/dt जो होता है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। दूसरी चीज, यहाँ इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है उसमें औसत वेग, जो इसका औसत वेग होता है, ये औसत वेग जो है शून्य होता है। इसका प्रारंभिक औसत वेग जो है वो कितना होता है, शून्य होता है। मतलब शून्य होने का मतलब है जैसे एक इलेक्ट्रॉन है इधर गया, वो मान लेते हैं 10⁵ मीटर पर सेकंड से इधर गया, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन के साथ वो टकराया और टकराने के वापिस इसी पाथ से आ गया, इसी इतने ही स्पीड से, ठीक है। तो इधर गया तो इस वेलोसिटी प्लस, इधर आया तो वेलोसिटी माइनस, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 10⁵ माइनस 10⁵ बटे 2 बराबर 0। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन जब इधर जाता है तो टकरा के वापस भी आ सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है, कभी इधर गया ये, ठीक ना, यहाँ पे टकराया, यहाँ से टकराने के बाद वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से टकराया फिर वापस यहाँ चला गया, यहाँ से टक्कर हुई वापस वो फिर से अपने पोजीशन में आ गया। तो इसका जब अपने पोजीशन में जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, और नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं कि इसका औसत वेग जो है वो कितना होगा, शून्य होगा। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर गति करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो है वो कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो दो चीज आपको याद रखना, जब भी किसी तार के सिरों के बीच में हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस अवस्था में एक तो इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो शून्य होता है, तार के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो है वो शून्य होता है। दूसरी चीज, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो आवेश प्रवाहित होता है उस आवेश प्रवाह की जो दर है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो इसलिए इसमें करंट 0 होता है, ठीक है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है कि जब इसके अक्रॉस हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, देखिए ये हमारा वायर हो गया, अब ये बैटरी जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसका कंडीशन है, ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और इसके सिरों के बीच में एक बैटरी लगा दिया या एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही सेल कनेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि इस तार में से धारा जो है प्रवाहित होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्यों, रीजन ये है कि जब इसके क्रॉस हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी के कनेक्ट करने से इसके सिरों P और Q के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक। और इसकी लंबाई अगर मान लेते हैं अगर L है तो इस विभवांतर बटे L ये क्रिएट करेगा किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इसका मतलब है कि इस तार के अंदर इस बैटरी के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है P से Q की तरफ। P से Q की तरफ क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। जैसे ही एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो इसके अंदर अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करता है। समझना, बैटरी लगाया, बैटरी लगाने से तार के सिरों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। जैसे तार के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी मुक्त आवेश है या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो सारा मुक्त इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेगा और वो बल के अनुभव की वजह से वो सारा इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति करने लगता है, ठीक ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वे में, एक सिस्टमैटिक डायरेक्शन में, एक नियत वेग से क्या करता है, गति करता है। एक नियत वेग से गति करता है, इसका वेग यहाँ पे नियत होता है। इस तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गति करते हैं। ऐसा हमने थ्योरी बनाया है, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम रैंडमली गति करते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना विद्युत क्षेत्र के, वो क्या करता है, पहले इस दिशा में जाता है, यहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, इसके बाद यहाँ आ जाता है, यहाँ को किसी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद फिर वो इस दिशा में चला जाता है और यहाँ पे फिर से क्या करता है, यहाँ पे फिर किसी इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करता है, मतलब टक्कर होती है। टक्कर के बाद फिर वो मान लो यहाँ पे चला जाता है, ठीक है ना। फाइनल पोजीशन इसका यहाँ पे है। ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन
जैसे ही हम यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, एक विद्युत क्षेत्र लगा देंगे इसके अपोजिट दिशा में, तो जैसे इसके अपोजिट दिशा में विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करेगा। कितना बल लगेगा? Q E बल लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस दिशा में क्या करता है? बल एक्सपीरियंस करता है, बल का अनुभव करता है। हर एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? कंटिन्यूअसली कोलिजन करता है, लेकिन कोलिजन के साथ साथ वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या करता है? एक बल का अनुभव करता है, और उस बल के कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में क्या करता है? गति करता है। तो इस कंडीशन में इसका जो सिस्टमैटिक और थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इसका जो पोजीशन होगा कुछ इस तरीके का होगा, ये कुछ इस तरीके का, जैसे डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होगा, उस पाथ को हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी सी अपनी पोजिशन से क्या होता है? डिस्प्लेस। पहले इस पोजिशन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इस पोजिशन में आएगा, तो थोड़ा सा क्या हुआ? इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? लेट कर लेते हैं डेल्टा एक्स। और इस डिस्प्लेसमेंट में मान लेते हैं इसको कितना समय लगा? डेल्टा टी का समय लगा। तो डेल्टा टी समय में वो विद्युत क्षेत्र के कारण कितना डिस्प्लेस हुआ? डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डेल्टा टी इसका टाइम हो जाएगा। तो विस्थापन परिवर्तन की जो दर है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारा वेग। और इसी वेग को हम जो कहते हैं, इसी वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हम किसी चालक के सिरों के बीच में हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं बैटरी के द्वारा, तो वो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉनों पे एक बल लगाता है, और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक स्मॉल वेग से आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस स्मॉल वेग से, जिस मतलब न्यूनतम वेग से वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, उस न्यूनतम वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग का जो मान होता है वो नियत होता है, वो कांस्टेंट होता है। और ये जो अनुगमन वेग का ऑर्डर होता है ये 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का होता है। मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल स्पीड होता है। मतलब ये मान के चलिए कि इसकी स्पीड लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो है 1 सेकंड में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम अगर एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में अगर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो इसका मतलब अगर उसको 1 मीटर डिस्टेंस अगर तय करना है तो इसके लिए उसको लगभग 10⁻³ सेकंड का टाइम लगेगा। 10⁻³ सेकंड का मतलब 1000 सेकंड, 1000 या 10,000 सेकंड के करीब इसको समय लगेगा। मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलने लगता है, हमारा फैन ऑन हो जाता है, तुरंत काम करता है, तुरंत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो अनुगमन वेग है बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि अनुगमन वेग का मान नियत क्यों रहता है। ये नियत ही क्यों है? मैं कह रहा हूं ना कि ये नियत है। नियत क्यों है? ठीक है, देखिए नियत क्यों है, क्या रीजन है, उसको मैं बताता हूं। देखिए सिंपल सी लॉजिक समझिए आप। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस दिशा में, इस दिशा में लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगेगा इस दिशा में। कितना बल लगेगा? F = QE। और इलेक्ट्रॉन पे E चार्ज होता है तो ये E स्मॉल ई कैपिटल, इतना बल लगेगा। अगर इतना बल लगेगा तो इस बल के कारण इसमें क्या होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो A = EE/m। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो इसका एक त्वरण होगा A = QE/m। अब इस त्वरण के कारण हमें पता है जब किसी वस्तु में त्वरण होता है तो उसकी वेग धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसका वेग बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस त्वरण के कारण बहुत ज्यादा वेग अचीव नहीं कर पाता है। उसका रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गति करेगा,
धीरे धीरे इसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, यहाँ पे सामने एक प्रोटॉन आ गया या सामने एक एटम आ गया, ये जाके इस एटम के साथ क्या करता है, टकराता है। जैसे ये टकराएगा इस एटम के साथ, जैसे इनकी टक्कर होगी यहाँ पे आके, वैसे इसका वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे टक्कर होगी वेग शून्य या वेग बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि जब दो वस्तुओं की आपस में टक्कर होती है, जो गतिमान वस्तु आपस में जब टकराते हैं तो उनका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वहां पे कुछ एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जितना एनर्जी था वो एनर्जी यहाँ पे क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा, वेग लगभग शून्य हो जाएगा, और फिर यहाँ से वो इस दिशा में गया, यहाँ से टकराने के बाद वो इस दिशा में गया, धीरे धीरे इस दिशा में जाएगा, त्वरण है, त्वरण की वजह से धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे वेग बढ़ेगा, बढ़ने लगेगा, यहाँ पे जाके वो किसी दूसरे एटम के साथ टकराता है। जैसे ही वो किसी दूसरे एटम के साथ टकराएगा तो जैसे टक्कर होगी वेग फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेग जैसे कम हो जाएगा वो किसी दूसरी दिशा में फिर चलने लगेगा, या थोड़ी सी अगर वेग बचता भी है तो उस वेग के कारण वो किसी दूसरी दिशा में चलने लगेगी। वो टक्कर होगी, टक्कर से डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, फिर ये आगे की तरफ जाएगा, त्वरण है उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा उस पर बल लगा ही रहा है, तो उस बल के कारण उसमें त्वरण होगा, त्वरण के कारण फिर धीरे धीरे उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे वेग बढ़ेगा वो जाके किसी दूसरे एटम के साथ टकराएगा, वेग और कम हो जाएगा। जैसे कम होगा फिर डायरेक्शन चेंज होगा, उसका डायरेक्शन जैसे चेंज होगा वेग धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, फिर वो टकराएगा, और टकराएगा तो फिर वेग फिर से जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें बल तो लगाता है, लेकिन उस बल के कारण जो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है, इस त्वरण के कारण उसका वेग बढ़ नहीं पाता है। जैसे ही वेग बढ़ने की कोशिश करता है, जैसे वेग बढ़ता है या इलेक्ट्रॉन जैसे फास्ट मूव करने की कोशिश करता है, वो किसी दूसरे एटम के साथ जाके या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जाके टकराता है, और जैसे उनकी टक्कर होती है वेग फिर से इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है। इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं या मार्केट के अंदर हैं, ठीक है, आपकी स्पीड, आप बाइक से मूव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं भीड़ भाड़ इलाके में, जहां पे आपको थोड़ा सा खाली दिखता है, आप एक्सीलरेटर दबा देते हैं, वेग बढ़ जाता है, लेकिन सामने जैसे कोई चीज आ जाता है आप क्या करते हैं, फिर से ब्रेक दबा देते हैं। जैसे ब्रेक दबाते हैं आपका स्पीड कम हो जाता है, फिर जैसे आपको थोड़ा सा खाली स्थान मिलता है, खाली जगह मिलता है, आप क्या करते हैं, फिर से अपनी बाइक का एक्सीलरेटर दबाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। वेग बढ़ता है लेकिन आगे कुछ आ जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ इलाका है, भीड़ है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो आप क्या करते हैं, फिर से एक्सीलरेटर दबा देते हैं, सॉरी ब्रेक दबा देते हैं। ब्रेक जैसे दबता है आपकी स्पीड कम हो जाती है, फिर थोड़ा कम स्पीड से चले, फिर धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ा, लेकिन आगे कुछ और चीज आ गया, गाड़ी आ गया या कोई आदमी आ गया, तो क्या करते हैं, फिर आप अपने एक्सीलरेटर को कम करके ब्रेक दबा देते हैं। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके आगे कोई ना कोई एक अवरोध आ जा रहा है जो आपके वेग को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है ना। और उसके कारण आप धीरे धीरे स्लोली आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो सेम यहाँ पे फिनोमेना किसके साथ होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन पे बल तो लगता है, बल के कारण त्वरण भी उत्पन्न होता है, और त्वरण के कारण वो उसका वेग बढ़ता है, वो अपनी वेग को बढ़ाता है, लेकिन आगे कोई अवरोध आ जाता है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है या कोई नाभिक आ जाता है या कोई एटम आ जाता है, जिससे टकराने के बाद उसकी स्पीड फिर से कम हो जाती है। जैसे कम हो जाती है फिर उसको थोड़ा सा खाली स्थान मिलता है, फिर इलेक्ट्रॉन खुद को एक्सेलरेट करता है, आगे कोई एटम आ जाता है, फिर से उसकी स्पीड कम हो जाती है या जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेलरेट तो करता है, लेकिन अवरोध के कारण उसका वेग जो है वो धीरे बार बार क्या होता रहता है, कम होता रहता है, और जैसे वेग कम होता रहता है तो एक नियत वेग से, एक कांस्टेंट वेग से जो इलेक्ट्रॉन जो है विद्युत क्षेत्र के अपोजिट दिशा में गति करने लगता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी होती है, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम ऐसा थ्योरी मानते हैं कि जब हम किसी चालक तार के सिरों के बीच में एक बैटरी को आरोपित करते हैं, तो इस बैटरी के कारण इस चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करता है। विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करता है, और उस नियत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। और दूसरा इसका जो वेग होता है, इसकी जो गति होती है, वो एक सिस्टमैटिक वे में लेते हैं कि वो एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है। कैसा मानते हैं, जब बैटरी अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सरल रेखीय पथ पर गति करता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में कैसा होता है, इस तरीके का सिस्टमैटिक एक पैटर्न होता है, वो रैंडमली ही मूव करता है, रैंडमली मूव करते करते तार के लंबाई के अनुदिश धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जैसे बैटरी अगर हटा देते हैं तो उसका मोशन रैंडम होता है, और रैंडम के साथ साथ वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता, वो घूम फिर के वापस अपने
पोजीशन में आ जाता है, लेकिन बैटरी की वजह से वो अपने पोजीशन में नहीं आ पाता, वो धीरे 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 क्या करता है, एक कांस्टेंट, एक नियत, एक बहुत ही स्मॉल वेग से वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। और इसी अनुगमन वेग के कारण ही किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी आरोपित करने पर वह एक धारा को प्रवाहित कराता है। ठीक है ना। तो अनुगमन वेग की डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऐसे लिखते हैं, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित किया जाता है, विभवांतर लगाया जाता है, तो तार के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित करता है, बल आरोपित करता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक अल्प मतलब बहुत छोटा अल्प वेग 10 की घात -4 से 10 की घात -3 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ता है, और इस अल्प वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के इस अल्प वेग को या वेग के परिमाण को ही अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है ना। जिसे VD से प्रदर्शित करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, VD से प्रदर्शित, यहां पे लिख लेना, जिसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अनुगमन वेग की डेफिनेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है कि जब किसी चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर लगाए जाते हैं या विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो तार के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल आरोपित करता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, या लिख सकते हैं तार के लंबाई के अनुदेश, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, तार के लंबाई के अनुदेश एक अल्प वेग से गति करता है या आगे की तरफ बढ़ता है, और इस इलेक्ट्रॉन के अल्प वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, और इसका जो परिमाण होता है वो 10 की घात -4 से 10 की घात -3 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अब मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर करता हूं कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे यहाँ पे स्विच है, और इस स्विच को जैसे हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करते हैं, करंट इंस्टेंट फॉलो होता है, इसमें इंस्टेंट फ्लो होने लगता है। ठीक है ना। जब इंस्टेंट मतलब फ्लो होता है, प्रवाहित होता है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही होता है कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, तुरंत क्या होता है, इसके सिरों के बीच में एक विभवांतर स्थापित होता है, और जैसे तुरंत इसके सिरों के बीच में विभवांतर स्थापित होता है, तो तुरंत जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तार के अंदर प्रकाश के वेग से गति करता है, प्रकाश की वेग से क्या करता है, गति करता है। तो इसका मतलब स्विच ऑन करते ही इसके अंदर क्या बन जाता है, जितने भी तार होते हैं इन वायर्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉनों पे बल
लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगर इस सिरे पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस दिशा में फोर्स फील करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस दिशा में फोर्स फील करेगा, और इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स बल को अनुभव करता है। जैसे बल को अनुभव करता है वो गति करने लगता है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस तार के अंदर एंटर करता है, सेम उसी इंस्टेंट एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी में एंटर करता है, बैटरी के अंदर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, और जैसे पॉजिटिव टर्मिनल में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वैसे ही इस नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है कि पूरे वायर के अंदर जो है पूरा इलेक्ट्रॉन एट अ इंस्टेंट क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे मान लेते हैं कि जैसे एक तार है या एक पाइप है, इसमें होता क्या है, जैसे एक पाइप है, यहाँ पे इस पाइप के अंदर मान लेते हैं पानी पूरा भरा हुआ है, ठीक ना, पूरा पानी भरा हुआ है। हम क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करते हैं या मोटर ऑन कर देते हैं, मोटर का स्विच ऑन कर देते हैं। जैसे मोटर का स्विच ऑन कर देते हैं, यहाँ से पानी क्या होता है, एंटर करता है। जैसे यहाँ से पानी एंटर करता है वैसे यहाँ से पानी क्या होता है, बाहर निकलता है, अगर इसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ हो तो, ठीक ना। तो जैसे यहाँ से पानी एंटर करेगा उसी इंस्टेंट, जैसे ही यहाँ से पानी अंदर प्रवेश करेगा उसी क्षण यहाँ से पानी बाहर भी निकलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से पानी निकलेगा फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद या 15 सेकंड या 1 घंटे बाद जाके यहाँ से पानी निकलेगा, ऐसा नहीं होगा अगर ये पाइप जो है पूरा पानी से भरा हुआ है तो, ठीक है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, बहुत जगह इलेक्ट्रॉन, सारे जगह इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। जैसे एक में थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ से एक एंटर करेगा तो दूसरे साइड से एक निकल भी जाएगा, जैसे दूसरे साइड से निकलेगा वैसे एक इलेक्ट्रॉन बैटरी में चला जाएगा, बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इस तरीके से पूरे प्रोसेस में एट अ इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन गति करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसी क्षण धारा जो है प्रवाहित होने लगता है। तो इसीलिए, ठीक है ना, किसी भी सर्किट में जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते ही उसके अंदर धारा प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग से रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स और हैं। इसमें एक टॉपिक है श्रांति काल और दूसरा है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, देखिए माध्य मुक्त पथ क्या है, तो ना माध्य मुक्त पथ इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन फ्री पाथ इंग्लिश में कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब है दो क्रमागत टक्करों के बीच के पथांतर को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहां से गया, यहाँ पे इसकी टक्कर हुई, इस पॉइंट पे इसकी टक्कर हो, ए पॉइंट पे टक्कर होने के बाद ये इस दिशा में आया और इस दिशा में आके यहाँ पे बी पॉइंट पे इसकी टक्कर हुई। तो दो क्रमागत टक्कर, ये फर्स्ट टक्कर और ये सेकंड टक्कर। तो इन दोनों टक्करों के बीच का जो मुक्त पाथ है या जो पथ है, तो इसी पथ को जहां पे इनके बीच में कोई टक्कर नहीं हुई, जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव किया है, जितने दूरी तक ये चला है बिना टकराए, तो इस दूरी को या इस पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ। तो इसकी डेफिनेशन होती है दो क्रमागत टक्करों के बीच के पथांतर को माध्य मुक्त पथ कहते हैं, मीन फ्री पाथ कहते हैं। जी हाँ, दो क्रमागत टक्करों के बीच के पथांतर को हम क्या कहेंगे, माध्य मुक्त पथ। इस तरीके से सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है श्रांति काल, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिलैक्सेशन टाइम, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इंग्लिश में कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। देखिए रिलैक्सेशन टाइम क्या है, सेम जितने समय, या हम कह सकते हैं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को क्या कहेंगे, श्रांति काल। मतलब ए और बी पे जो टक्कर हुई, फर्स्ट और सेकंड टक्कर जब हुई है, तो इन दोनों टक्करों के बीच का जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल को हम कहते हैं श्रांति काल,
ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं दो कर्मागर टक्करों के बीच के समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। देखिए जो श्रांति काल है, ठीक है ना, श्रांति काल जो समय अंतराल होता है ये बहुत कम होता है और इसका मान लगभग 10⁻10 सेकंड की कोटि का होता है। 10⁻14 सॉरी 10⁻14 सेकंड का होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो श्रांतिकाल जो टक्कर है वो कितना कम समय है। या आप मान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में, इस समय अंतराल को देखकर आप बता सकते हैं कि एक सेकंड में वो कितनी बार टकरा सकता है। मतलब एक सेकंड में वो लगभग 10⁻14 बार क्या होता है, टकराता है। मतलब करोड़ों में नहीं, अरबों में वो एक बार एक सेकंड में अरब या अरब से खरब या पता नहीं कितने काउंटिंग कर सकता मैं, आप काउंट कर लीजिए, ठीक है ना, उतने टक्कर वो कर सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा जनरेट होता है जब करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे श्रांतिकाल टाउ बराबर हम बता सकते हैं, श्रांतिकाल टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो दूरी कितना है, इन दो टक्करों के बीच की दूरी कितना है, लैम्डा और चाल, ठीक है ना। तो चाल यहाँ पे लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गति कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्यमूल मान VRMS क्या ले लेंगे, VRMS वेलोसिटी ले लेंगे। तो टाउ इज इक्वल टू जो है लैम्डा अपॉन VRMS, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अनुगमन वेग, माध्यमिक पद, मैकेनिज्म और श्रांतिकाल हमने डिफाइन कर दिया है। अब श्रांतिकाल के लिए हम फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है ना। इसके लिए सूत्र का निगमन, देखिए सूत्र का निगमन किस तरीके से सूत्र निकालेंगे इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई L है, ठीक है। यहां पे इसके क्रॉस एक हमने बैटरी अप्लाई किया है, इस बैटरी का वोल्टेज जो है वो V है और यहाँ पे हमारा एक स्विच है, ठीक है। V वोल्ट की बैटरी है, इसका सिरा है ये PQ, ठीक। इसकी लंबाई जो है वो है हमारा L और इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक सिस्टमैटिक वे में और सिस्टमैटिक डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। ये सभी इसी डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। ये क्या मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे हम यहाँ पे बैटरी को ऑन करेंगे तो बैटरी ऑन करते ही इसके यहाँ पे सीरो में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स अप्लाई करेगा और उस फोर्स के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा और त्वरण के कारण उसका वेग बढ़ेगा, लेकिन वेग बढ़ने के साथ साथ कम भी होता रहेगा। कम क्यों होता रहेगा, क्योंकि वो टकराता रहेगा, अवरोध उत्पन्न होते रहेंगे, ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग मैंने आपको बताया था, औसत ऊष्मीय वेग जो होगा इसका वो कितना होगा, 0 होगा। इनिशियली जब हम बैटरी हमने अप्लाई नहीं किया तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब बैटरी अप्लाई नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग कितना होगा, 0 होगा। U बार इज इक्वल टू 0, U बार का मतलब है U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 0। देखिए U1 U2 U3 UN क्या है, U1 U2 U3 जितने भी यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन n इलेक्ट्रॉनों का वेग है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का वेग U1 है, सेकंड इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग U2 है, थर्ड इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग U3 है, फोर्थ ऐसे ही nवे इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग जो है वो UN है। तो इसका औसत वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, मीन निकालने के लिए टोटल को ऐड करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ डाटा से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया 0, ठीक। चलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है,
ई होता है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m मान लेते हैं। तार की लंबाई l मान लेते हैं, ठीक है ना। बैटरी का विभवांतर हम v मान लेते हैं, बैटरी का विभवांतर v मान लेते हैं। तो तार PQ के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा E इज इक्वल टू V/L, क्योंकि PQ सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा? V होगा, और इनके बीच की दूरी जो है या लंबाई जो है वो L है। तो हमें पता है E इज इक्वल टू होता है V/D। D क्या होता है? दूरी तो होता है, दूरी का मतलब लंबाई। तो तार की जो लंबाई है वो कितना है? L। तो E इज इक्वल टू V/L, ठीक ना। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल, कितना बल लगेगा? F इज इक्वल टू QE, और Q का मतलब आवेश कितना E है, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा E कैपिटल E। अच्छा, इस बल के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम अगर अप्लाई करेंगे तो इस बल के कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा जो होगा ma के बराबर। तो ma बल F इज इक्वल टू क्या जाएगा? ma इज इक्वल टू जाएगा E कैपिटल E। यहां से a निकाल देंगे तो a इज इक्वल टू जाएगा E/m। तो इतना त्वरण होगा हर एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक नियत त्वरण होगा, ठीक ना। इतना इलेक्ट्रॉन हर किसी के पास होगा, क्योंकि E और अपॉन m सभी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सेम है, सब पे चार्ज सेम है। तो इसका मतलब ये जो है नियत होगा, ये कैसा होगा? नियत होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग कितना होगा? गति का फर्स्ट नियम यूज करेंगे। पहला नियम v बराबर होता है u प्लस at। तो v1 बराबर हो जाएगा u1 प्लस a। त्वरण सबका सेम है a t का मतलब यहाँ पे दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, जिसको हमने क्या कहा? श्रांतिकाल, ठीक है। तो श्रांतिकाल ये जगह τ1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मान लेते हैं, श्रांतिकाल τ1 है। ऐसे ही v2 बराबर हो जाएगा u2 प्लस, वेक्टर फॉर्म में लेना, ठीक है। ये आप मत लो, छोड़ो, झमेला हो जाएगा, ठीक है ना। v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a τ2, ठीक है ना। ऐसे ही v3 इज इक्वल टू जाएगा u3 प्लस a τ3। ऐसे ही डॉट डॉट vn इज इक्वल टू जाएगा un प्लस a τn, जहां n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों को औसत वेग, इलेक्ट्रॉन का औसत वेग, तो औसत वेग हो जाएगा v बराबर ये औसत वेग हो जाएगा v बराबर, ये हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 और डॉट डॉट प्लस vn डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो यहाँ पे औसत वेग निकालने के लिए सारे कणों का जितने भी कण हैं, इन सारे कणों के वेगों को आपस में जोड़ के, ठीक है, उसको n से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा औसत वेग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। चलिए देखिए यहाँ पे, अब वैल्यू रख देते हैं इसका। तो जाएगा v1 इज इक्वल टू जाएगा v1 का वैल्यू हो गया हमारे पास u1 प्लस a τ1 प्लस v2 प्लस a τ2 प्लस u3 प्लस a τ3 और प्लस डॉट डॉट प्लस un प्लस a τn, ये तो जो τn और डिवाइडेड बाय n, ठीक है। यहां से हमने क्या करा? v1 v2 v3 और vn का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहां से u वाले टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un, मतलब प्लस डॉट डॉट un डिवाइडेड बाय n, n को स्प्लिट कर लेंगे, एक बार u के डिवाइड में लेंगे और a वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें a सब में से कॉमन आएगा, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट डॉट τn डिवाइडेड बाय n,
ठीक है। अच्छा ये जो औसत वेग है इसका, और प्रारंभिक औसत वेग ऊष्मीय वेग है, ये कितना जाएगा, 0 जाएगा। तो इसकी जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये तो जाएगा पूरा टर्म्स 0 जाएगा, ये हम 0 कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट प्लस टाउ n डिवाइडेड बाय n। अच्छा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 ये क्या बताएगा, ये औसत श्रांति काल को बताएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। जब ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसकी जब हम टाउ ले लेते हैं तो ये जगह टाउ, तो a टाउ, तो v बार इज इक्वल टू जाएगा a टाउ। तो ये टाउ जो है इसका जो वैल्यू है ये हमारे क्या होगा, नियत होगा। क्यों नियत होगा, क्योंकि a हमारा ऑलरेडी नियत है, कांस्टेंट है। ठीक, और टाउ जो है रिलैक्सेशन जो टाइम है वो भी क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा, नियत होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू नियत है। अब ये जो नियत वेग है, इस नियत वेग का मान जो है बहुत ही स्मॉल होगा, और इस नियत वेग को ही, इस औसत नियत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो यहाँ पे जो हमारा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है वो जब vd बराबर क्या जगह a टाउ, और a का वैल्यू है, a का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे e कैपिटल E बाय m इंटू टाउ। आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ तो उसमें देख लिए, a का वैल्यू आता है e बाय m इंटू टाउ। e का वैल्यू हम लिख सकते हैं, e इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम e इज इक्वल टू v बाय l भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे v बाय l भी रख सकते हैं e की जगह, तो vd बराबर हो जाएगा e v बाय ml इंटू। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा श्रांति अनुगमन वेग के लिए। ठीक है, तो अनुगमन वेग vd इज इक्वल टू जाएगा ev बाय ml इंटू टाउ। तो जो हमारा अनुगमन वेग है वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके पोटेंशियल पे, ठीक, तार के लंबाई पे और श्रांति। अगर t e और m अगर कांस्टेंट है, e m और टाउ, e तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, m कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब vd जो है वो प्रोपोर्शनल होगा v बाय l के। तो इसका मतलब अगर श्रांति मतलब vd को अगर बढ़ाना है तो v को बढ़ाना पड़ेगा, और v बढ़ाएंगे और l को भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये संबंध हो गया हमारा अनुगमन वेग। ठीक है, तो ये विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।